हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एडुटेरिया प्रकाशन का 9वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 8 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। पिछले वीडियोज़ का लिंक आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना है और उनको याद रखने का कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, ये बताना है। आपको भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है और बताना है कि आपका कितना सही हो रहा है। तो शुरू ये पहले क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। इस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय इस समय चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड वायसराय थे, ये आपको याद रखना है। इसी समय केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा कहाँ से ली गई है? सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से ली गई है और वहीं से ये शुरुआत हुआ था, याद रखना इसको। और ये भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए ये अपनाया गया है। राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश की थी? सही आंसर होगा 1949 में। 1949 में सरकार के समक्ष पेश किया था, याद रखना है। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल ये सभी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली कौन सी थी? सही आंसर होगा अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित किया गया था। सहकारिया आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा के लिए? सहकारिया आयोग किसकी समीक्षा के लिए गठित हुआ था, ये बताना है। इसमें सिर्फ एक ही सही, इसमें ये कौन सा सही है ये बताना है। सहकारिया आयोग ये संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए गठित हुआ था, ये आपको याद रखना है। चौथा वाला, मात्र इसका चौथा वाला ही सही है, केवल 4 ये सभी इसमें गलत दिया गया है। तो गलत वाले को अभी हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, गलत पढ़ने से कन्फ्यूजन हो जाता है। भारतीय संविधान में अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया, ये बताना है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है, याद रखना ये सही है। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, ये भी सही है। ये व्यक्ति के बचाव नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है। ये गलत है, संयुक्त बैठक में भाग मत नहीं दे सकता, यानी कि पहला और दूसरा इसमें सही है, ये तीसरा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अनुच्छेद 43 का डी। अनुच्छेद 43 के डी के तहत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा की गई है। सही। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है, ये बताना है। इसका सही आंसर होगा 3 माह तक पड़ा रह सकता है। अनुच्छेद 197 में ये दिया गया है। अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? सही आंसर होगा पटना। पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1934 में की गई थी।
रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति, इसका गठन 1947 में हुआ था और ये किसके लिए हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया है, ये तो आपको पता होगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इस पुस्तक के लेखक है राम मनोहर लोहिया, याद रखना है। स्वतंत्रता सेनानी थे राम मनोहर लोहिया। 1960 में ये प्रकाशित हुआ था। किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? सही आंसर होगा 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित किया गया था और इस घोषणा के बाद बंगाल में दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था, यानी कि जो दास जो होते थे, नौकर जिसको कहा जाता था, इसका निर्यात बंद हो गया था। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई? कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? सही आंसर होगा बनारस में हुए अधिवेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं, याद रखना है। महात्मा गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। यह गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था, याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, अभी आपको कुछ साफ दिख रहा होगा। हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था, ये बताना है। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था, ये बताना है। बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में लोटा विद्रोह हुआ था। यहाँ पर जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था, यानी कि यहाँ के लोगों को मिट्टी का लोटा दिया गया था, इसलिए इन लोगों ने विरोध किया था। कब हुआ था? 1856 में। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? सही आंसर होगा 7 सरकारों में। 7 सरकारों में विभाजित था, याद रखना है। और अकबर ने 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था, यह भी आपको याद रखना है। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सही आंसर होगा मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत कहा जाता था। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यनी कहा जाता है? निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यनी कहा जाता है, ये बताना है। सही आंसर होगा सिंधु नदी को। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? सही आंसर होगा जामिल। जामिल ये भगवान महावीर स्वामी का ये दामाद भी था और प्रथम अनुयायी भी था, और ये भगवान महावीर का एक बेटी थी अनुज्जा प्रियदर्शनी, उन्हीं का पति था जामिल। जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शाम के 6:30 बजे होंगे। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अपनी कक्षा में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी की अपनी कक्षा में सूर्य से निकटतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। उपसौर, ध्यान रखना आपको, उपसौर कहा जाता है। और अगर नज़दीक रहेगा, अगर
दूर रहेगा दोनों में तो इसको अपसौर कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी में ज़्यादा दूर रहेगा तो उसको अपसौर, कम रहेगा तो उपसौर। ये सही है, आपको याद रखना है, उपसौर कहा जाता है। दक्षिणी दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? सही आंसर होगा अन्नाईमुरी। अन्नाईमुरी ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है और यह पश्चिमी घाट में स्थित है। 8843 फीट इसका ऊंचाई है और ये सबसे ऊंचा चोटी है। इसको दक्षिण भारत का हिमालय भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? सही आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे मिलान करना है। समुद्री घास का नाम दिया गया है और महासागर में दिया गया है, यानी कि कौन सा घास किस महासागर में पाया जाता है, तो इसमें मिलान करना है सही से। अगुलहास धारा ये धारा का नाम है। इसमें कौन सा, ये कहाँ पे पाया जाता है? समुद्री धारा दिया गया है और यहाँ पे महासागर दिया गया है, सॉरी घास नहीं है, समुद्री धारा दिया गया है। अगुलहास धारा ये हिंद महासागर की धारा है। एल नीनो ये गर्म जल धारा है, दक्षिण अटलांटिक में होता है। क्यूरोसियो धारा ये उत्तरी प्रशांत का है और बेंगोला धारा ये दक्षिणी प्रशांत का है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? सही आंसर होगा कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है और कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग भी पाया जाता है। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में। ये दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय राज्य में है, भारतीय गणराज्य में, ये बताना है। सही आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी सही आंसर है। गोदावरी नदी का उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय राज्य में स्थित है और यह भारतीय प्रायद्वीप का एक प्रमुख नदी है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, याद रखना। इसकी लंबाई, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा उत्तर अटलांटिक महासागर में। उत्तर अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक स्थित है और ये मछली पकड़ने का क्षेत्र है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मछली होता है। यहाँ पे ठंडा और गर्म पानी की धाराएं यहाँ पे मिलता है, इसलिए यहाँ पे मछली के लिए अच्छा वातावरण बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? सही आंसर होगा SDR। SDR इस फुल फॉर्म होगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यह एक प्रकार का मुद्रा है जो कि चलन में नहीं होता है, लेकिन इसको कृत्रिम समझा जाता है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। भारतवर्ष में सिक्के की ढलाई कहाँ पे होती है, ये बताना है। सही आंसर होगा मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में सिक्कों की ढलाई होती है। नासिक में नोट का छपाई होता है, आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में नोएडा में भी एक, यानी कि कुछ दिन पहले ही 1988 में ही नोएडा में भी एक टकसाल का स्थापना किया गया है, तो नोएडा भी हो जाएगा अगर यहाँ ऑप्शन में रहता तो। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य चीज़ क्या है, ये बताना है। सही आंसर होगा कीमत। कीमत इसमें उचित होना चाहिए कोई भी बाजार में। बस बाजार के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यहाँ पे कीमत में संतुलन आवश्यक होता है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। सही आंसर होगा किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों और ऊर्जा को जोड़ना, यानी कि किसान को डीजल और केरोसिन से छुटकारा दिलाना और पंप सेट और ऊर्जा, यानी कि वाइंड वगैरह से जो इलेक्ट्रिक कन्वर्ट किया जाता है उसी से उस पर कन्वर्ट करना, यानी कि किसान उसको निर्भर करना है मोटर वगैरह पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्या नहीं है उत्तरदायी? तीव्र जनसंख्या, ये सभी उत्तरदायी है। कौशल का अभाव, ये भी है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये सही आंसर होगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय से बेरोजगारी उत्तरदायी नहीं होता है।
इसमें बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है प्रति व्यक्ति आय में। भारत में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? पंचायत चुनाव वगैरह में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। ये किस वर्ष शुरू हुआ था बिहार में, ये बताना है। सही आंसर होगा 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। और संविधान के अनुच्छेद 243 डी में 243 के डी में पंचायती राज के बारे में दिया गया है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? सही आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से कौन सा समिति है? भंडारी समिति, ये संबंधित है। ये आपको याद रखना है। प्रत्यक्ष कराधान, ये सभी गलत है। कृषि ऋण एक खुसरो समिति है, इससे संबंधित होता है। ये सभी याद रखना आपको। और प्रत्यक्ष कराधान, इनके बारे में कोई भी समिति नहीं है। सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस सरकार द्वारा किया गया? सुशासन पुरस्कार योजना, सही आंसर क्या होगा? हरियाणा में सुशासन पुरस्कार योजना शुरू किया गया है। इस योजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्ति को सम्मानित करना। जो कि कोई स्पेशल कुछ काम करेगा, असाधारण प्रयास करेगा, उसी को मिलेगा सुशासन पुरस्कार के तहत उनको सम्मानित किया जाएगा। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक है। रिफॉर्म नेशन, इस पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? सही आंसर होगा गौतम चिकरमाने इसके लेखक हैं। सलमान रुश्दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी के ऊपर लिखा गया है। ये सभी याद रखना आपको। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नाम शिखर सम्मेलन 2023, सही आंसर होगा युगांडा में ये हुआ था। याद रखना है। नाम की स्थापना 1961 में हुई थी। नाम की स्थापना 1961 में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से? अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से, ये बताना है। सही आंसर होगा पैरा बैडमिंटन। अर्जुन अवार्ड 2023 ये किससे संबंधित है? तरुण ढिल्लों को ये मिला है और ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखना है। 2023 में टोटल 25 खिलाड़ियों को इसमें सम्मानित किया गया था। अर्जुन अवार्ड 2023 से, याद रखना है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गॉस्पोदिनोव का संबंध किस देश से है, ये बताना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा बुल्गारिया। ये बुल्गारिया की है, याद रखना है। और इनको यह पुरस्कार टाइम शेल्टर के लिए मिला है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर है अफगानिस्तान, याद रखना है। भारत का स्थान है 13वां, भारत का इसमें 13वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? सही आंसर होगा IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु, ये सही आंसर है। वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? वन वेब इंडिया 2, इस उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? सही आंसर होगा LVM-3, ये सही आंसर होगा। मार्च 2023 में इसको प्रक्षेपित किया गया था, याद रखना है। पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा जेम्स मारेप, ये पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी यहाँ की राजधानी है, याद रखना आपको। और यहाँ का मुद्रा है कीना। मुद्रा क्या है? कीना है।
अगला देखते हैं, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना है। भारत और चीन के बीच ये मुकाबला हुआ था लास्ट में, और इसमें 26 भारत का 26 अंक था और चीन का 25 अंक था। एक ही अंक से मात्र इंडिया जीता था। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत कौन सा देश है? कौनवा देश है, ये बताना है। सही आंसर होगा भारत चौथा देश है। भारत चौथा देश है। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था और 24 अगस्त को ये पहुंचा, याद रखना आपको। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये बताना है। सही आंसर होगा फ्रेंच। पर्यावरण फ्रेंच भाषा का शब्द है। निम्न में से कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? सही आंसर होगा वर्धा। वर्धा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, याद रखना आपको। कृष्णा नदी का सहायक नदी है पंचगंगा, कोयना, घाट प्रभा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। वर्धा ये जो है ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है और गोदावरी की भी है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाया जाता है और ये अधिक औसत वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है सदाबहार वन। सदाबहार वन, इसमें हमेशा ये पौधे हरे होते हैं। अगला क्वेश्चन, लिबेरो शब्दावली का संबंध किससे है? लिबेरो इस शब्द का संबंध किस खेल से है? सही आंसर होगा वॉलीबॉल। ये वॉलीबॉल से संबंधित है, याद रखना है। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? नमक और रेत के मिश्रण से नमक को कैसे अलग कर सकते हैं? तो सबसे पहले पानी में घोलकर इसको घुलाना पड़ेगा, उसके बाद इसको फिल्टर करना पड़ेगा, उसके बाद वाष्पीकरण करना पड़ेगा, यानी कि ये पहला है, सही होगा। फिल्टर को निस्पंदन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? सही आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, इसकी कमी से, याद रखना है। हड्डी, दांत वगैरह को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन ए, थायमिन इसको बोला जाता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, याद रखना आपको। विटामिन के रक्त को जमने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं, किसमें मौजूद होते हैं? सही आंसर होगा गन्ना और मक्का। गन्ना और मक्का में स्टिल्ट रूट मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है, कितना होता है? कहाँ पे होता है? तो सही आंसर होगा बाहरी सतह पर आवेश होता है, अंदर में नहीं होता है, सेंटर पे आवेश नहीं होता है, याद रखना आपको। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? स्वपोषी जो जीव होते हैं उनमें आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? सही आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च इसका सही आंसर होगा। स्टार्च पानी में नहीं घुलता है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है? सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा सही आंसर है। इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है? इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है? सही आंसर क्या होगा? परागन मतलब क्या होता है? वर्तिकाग्र का पराग कोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। पराग कोश से पराग जो है वो वर्तिकाग्र में चल जाता है, तो उसी को परागन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा होती है। क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा कितनी होती है, रेंज कितना होता है, ये बताना है। सही आंसर होगा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा
गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती हैं। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है क्या होने पर? सही आंसर होगा तापमान में वृद्धि होने पर। तापमान में वृद्धि होने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, याद रखना आपको। इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में किसको क्या परिवर्तित होती है, किसमें परिवर्तित होती है? सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है, याद रखना है। ईएनटी कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं। ईएनटी जो होता है उनमें किसका उपयोग होता है? तो इसमें डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जूम होके यानी कि प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए उसमें छोटे छोटे चीज को देख सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। कौन प्रतिक्रिया करता है? सही आंसर होगा ऑक्सीजन। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त धातु है। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए कौन सा धातु उपयोगी है? सही आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन ये जहरीला होता है, जीवाणुओं को ये खत्म कर देता है। अगला क्वेश्चन। आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ क्या मिलाया जाता है? सोने के साथ क्या मिलाते हैं? सही आंसर होगा तांबा। सोने में तांबा को मिश्रित करके कोई भी आभूषण बनाया जाता है। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट यानी कि पीईटी। इसी को शीशे के बोतल में बदला जाता है। किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? ध्वनि के पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? सही आंसर होगा आवृत्ति के द्वारा। आवृत्ति के द्वारा उसके किसी भी ध्वनि के पिच को मापा जा सकता है। आवृत्ति का यूनिट हर्ज होता है, याद रखना है। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? रक्त के संचरण में मदद करता है, कौन मदद करता है ये बताना है। सही आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में फैलाता है, याद रखना है। और यही जो है रक्त संचरण में मदद करता है, एरिथ्रोसाइट। इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? कौन बल की इकाई नहीं है? सही आंसर होगा जूल। जूल यहाँ पे बल की इकाई नहीं है। बाकी पाउंड भी हो सकता है, डाइन भी, न्यूटन, ये सभी बल का इकाई होता है। जूल कार्य एवं ऊर्जा की इकाई होती है, याद रखना आपको। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। 1 मीटर में अगर हम 10 लाख से भाग दिया जाए तो कितना निकलेगा? सही आंसर होगा माइक्रोमीटर निकल जाएगा। माइक्रोमीटर निकल जाएगा यानी कि 10 पे पावर -6 हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है ये बताना है। नाभिक में क्या नहीं होता है? सही आंसर होगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये नाभिक के पास स्थित एक पिंड होता है, जबकि नाभिक में नहीं होता है। और कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम भी विभाजित होता है। किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होता है? किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होता है ये बताना है। सही आंसर होगा मरकरी कैडमियम। मरकरी कैडमियम सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? सही आंसर होगा क्षय रोग और निमोनिया। क्षय रोग और निमोनिया इसका सही आंसर होगा। ये वायु द्वारा संचारित हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले पशु यानी कि गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? गर्म रक्त किसका होता है? सही आंसर होगा पक्षी। पक्षी गर्म रक्त वाले प्राणी के अंतर्गत आते हैं। मछली जो होते हैं, मछली या फिर उभयचर वर्ग के जो भी होते हैं वो ठंडे रक्त वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है?
कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है और ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, याद रखना है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके द्वारा होता है? विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? सही आंसर होगा कई पीढ़ियों में विविधताओं के संचय के कारण। कई पीढ़ियों में विविधताओं के संचय के कारण नई प्रजाति का गठन होता है, याद रखना है। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैथ्स के लिए हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले प्रैक्टिस सेट में। सारे प्रैक्टिस सेट को अवश्य देखें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। धन्यवाद।